कल्पना कीजिए कि आप भारत एक आज़ाद देश में रहते हो और अगली सुबह जब आप सो करके उठते हो तो आपको पता चलता है कि रात के 9 बजे एक बूढ़ा आदमी न्यूज़ चैनल पर आया था और ये कह करके चला गया कि हमने एक पॉलिसी आपके देश पे थोप दी है जिसके कारण आज से आप सभी कोई हमारे गुलाम हो चुके हैं। ये सिर्फ एक कल्पना मात्र बात नहीं है, बल्कि ये आज के भारत की सच्चाई है जिसको आज हम लोग डीपीडीपी बिल के नाम से जानने वाले हैं। डीपीडीपी बिल आखिर है क्या? डेटा पर्सनल डिजिटल प्रोटेक्शन, यानी कि डीपीडीपी बिल। ये साल 2023 के अगस्त महीने में इस बिल को बनाया गया था। अब इसके नाम से ही आप जान पा रहे हो कि डेटा पर्सनल डिजिटल प्रोटेक्शन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के निजी जानकारी को अगर डिजिटल फॉर्म में अगर दिखाया जा रहा है किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी वेबसाइट्स पे, किसी भी ब्लॉग्स पे, तो अब इसको क्या किया जाएगा कि इसके ऊपर प्राइवेसी लगाई जाएगी। गवर्नमेंट डीपीडीपी बिल ला करके इन सभी चीज़ों को क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। और अगर ये डीपीडीपी बिल आता है तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला है हमारे भारत में वो एक चीज़ आरटीआई। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमें सूचना का अधिकार दिया जाता है, जो हमारा मूल अधिकार होता है भारत के हर एक नागरिकों का, उस पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला। यानी कि आपको भारत देश के अंदर किसी भी जनहित से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये डीपीडीपी बिल आपको इसमें क्या कर देगी कि आपको इसमें कुछ रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन डाल देगी, जिसके वजह से आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो वो आपको नहीं भी मिल सकता है। अब जैसे में क्या, जैसे में ये कि हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का एक बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, अडानी। तो अगर हम लोग पूछें, अगर आरटीआई से हम लोग ये चीज़ जानना चाहें कि अडानी के ऊपर में जो भारत से बाहर जो देश है उसके बाहर जो अडानी के ऊपर फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, वो कौन कौन सा केस है, किस किस देश में अडानी के ऊपर फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, तो अब अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को जब लेने जाएंगे तो डीपीडीपी बिल के अकॉर्डिंग हम लोग को इसका जवाब क्या मिलेगा? हम लोग को इसका जवाब ये मिलेगा कि ये एक व्यक्ति की निजी जानकारी है, यानी कि जो अडानी है इसके बारे में हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहे हैं तो ये एक निजी जानकारी है अडानी की, इसलिए इस जानकारी को अब हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं, यानी ये जानकारी अब आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यही चीज आरटीआई में क्या होती थी कि आरटीआई में जो जनहित की बात थी, यानी कि जो अडानी है हमारे भारत देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, वही है जो हमारे भारत देश में जो इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह चलती है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है अडानी की, तो हम भारत देश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने भारत देश के जो उद्योगपति हैं या जो भी है वो क्या कर रहे हैं हमारे जनहित के लिए, उस चीज को हम लोग इंफॉर्मेशन उस चीज का ले सके। लेकिन अब हमारे डीपीडीपी आने के बाद क्या होगा? हमें यह कह दिया जाएगा कि जो उनका ये प्राइवेसी वाली बात है, यानी एक पर्सनल प्राइवेसी है, उनका एक निजी जानकारी है किसी व्यक्ति का, इसलिए अब हम आपको इस चीज की जानकारी नहीं दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई अगर पत्रकार है जो इस खबर को कहीं से निकाल लाता है कि अडानी के ऊपर कहां कहां केसेस चल रहे हैं, किस किस देश में अडानी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, तो अगर इस बात को अगर कोई पत्रकार बता देता है सोशल मीडिया पे आकर के, या फिर किसी भी तरह से वो डिजिटल फॉर्म में आकर के उस चीज को सभी के सामने लाता है, जनता के सामने, तो सरकार क्या करेगी? डीपीडीपी बिल के अकॉर्डिंग उस पत्रकार के ऊपर 250 करोड़ तक का फाइन डाल सकती है कि आपने किसी के निजी जानकारी को छापा है, आपने किसी के निजी जानकारी के बारे में बताया है, तो आपने उससे परमिशन ली है। अगर आपने उससे परमिशन नहीं ली है तो आपके ऊपर 250 करोड़ तक का फाइन ठोकेगी सरकार। अब आप बताओ कि अगर कोई रिपोर्टर है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी व्यक्ति के करप्शन के बारे में अगर जान गया, करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स को, करप्शन के सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लेता है, अब उसको देश के लोगों के सामने उसको लाना था, लेकिन वो नहीं ला सकता है ना, क्योंकि डीपीडीपी बिल थोप दिया गया है देश के ऊपर। तो अब क्या करेगा? उसको जाना पड़ेगा उस उद्योगपति के पास, उसको जाना पड़ेगा उस आदमी के पास जो करप्शनिस्ट है, और उससे पूछना पड़ेगा कि सरकार आप हमको ये बात बताइए कि आपके बारे में ये करप्शन वाली बातें हमें पता चली है, हमारे पास एविडेंस है, आप बताइए इस चीज़ को हम छाप सकते हैं या नहीं। आप हमको लिख के दे दीजिए कि हाँ इस चीज़ को हम छाप सकते हैं, इस चीज़ को हम बता सकते हैं। तो अब आप बताइए कि जो करप्शनिस्ट व्यक्ति होगा वो आपको ये इस चीज़ का अथॉरिटी देगा कि आप जा करके इसको आप सोशल मीडिया पे बता दीजिए या आप देश के लोगों को बता दीजिए कि हाँ मैंने करप्शन करा है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी व्यक्ति जो करप्शन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो देश के लोगों के साथ में गद्दारी कर रहा है, वो आपको नहीं बताएगा। वो आपको परमिशन क्यों देगा कि हाँ जाकर के इस चीज को देश के लोगों को बता दीजिए? तो ये होगा अगर डीपीडीपी बिल थोपा जाता है हमारे देश के ऊपर तो आरटीआई खतरे में आएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन जो हर एक भारतीय लोगों का अधिकार है, हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है, उसको यहाँ पे भंग कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पे तोड़ मरोड़ दिया जाएगा और भारत देश के हर एक लोगों के अधिकार को छीन लिया जाएगा जो भारत देश के लोग
जनहित के सारे जानकारी को ले पाते हैं। आरटीआई में ऐसा नहीं है कि ये कहा जाता है कि हम किसी के निजी जानकारी को आपको उठा करके दे देंगे, बल्कि आरटीआई में ये चीज है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जनहित में किसी प्रकार का कोई योगदान है, जनहित से रिलेटेड कोई जानकारी है, वो आरटीआई आपको देता है। अब आरटीआई से आप ये पूछोगे कि जो नरेंद्र मोदी है वो खाना क्या खाते हैं डेली, नरेंद्र मोदी कब सोते हैं, नरेंद्र मोदी कब जागते हैं, आरटीआई आपको जवाब नहीं देगा ना इसका, क्योंकि वो व्यक्ति की अपनी अपनी एक निजी जानकारी है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या पहनता है ना। तो इस चीज के बारे में आरटीआई आपको कोई जानकारी नहीं देगा। लेकिन वहीं भी आप अगर ये पूछते हो आरटीआई से कि आप मुझे ये बताओ कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी योग्यता क्या है, वो कहां तक पढ़े लिखे हैं, तो आरटीआई आपको इसका जवाब देगा। ठीक है, लेकिन जब अब डीपीडीपी बिल आ जाएगा ना, तो अब क्या होगा कि अब आप पूछ भी नहीं सकते हो कि हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या योग्यता है। अब जब ये पूछने जाओगे तो डीपीडीपी बिल की तरफ से आपको ये चीज आ जाएगा सामने जवाब कि ये किसी व्यक्ति के निजी जानकारी की बात है, इसलिए हम किसी की निजी जानकारी आपको साझा नहीं कर सकते हैं। जब ये डीपीडीपी बिल हमारे भारत देश में थोप दिया जाएगा, तो जब आप पूछने जाओगे कि हमारे भारत देश की जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारे भारत देश की सरकार अभी चला रही है, जो लोग बैठ करके, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल है, कैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करप्शन करा है, वो कौन से लोग हैं, उसके बारे में बताया जाए, तो पता है डीपीडीपी बिल के अकॉर्डिंग आपको क्या जवाब मिलेगा। ये सभी एक निजी जानकारी है, इसलिए हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। अब अगर ऐसा बिल अगर हमारे देश में आता है ना, तो हमारे देश के सारे जनता, हमारे देश के जितने भी भारत देश के लोग हैं, उन सभी के अधिकारों का हनन होगा, उन सारे देश के लोगों के अधिकारों पे एक अटैक होगा, एक हमला होगा। मान लीजिए कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करने वाले होंगे, कोई बीजेपी को अपोज करने वाले होंगे, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले होंगे, कोई कांग्रेस को अपोज करने वाले होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि एक ना एक दिन किसी की भी सरकार बदलेगी, कोई नया सरकार आएगा, फिर वो सरकार बदलेगी, कोई नया सरकार आएगा। लेकिन भारत देश के जो लोग हैं, आज हम हैं या फिर हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे या फिर जो भी लोग होंगे, उन सभी के ऊपर एक गुलामी को थोप दिया जाएगा कि आप सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते हो। चूंकि हमारे भारत देश एक स्वतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, तो ये अगर डीपीडीपी बिल अगर आ जाता है तो आरटीआई खत्म होने का खतरा है, हम लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म होगा, जो सूचना का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग के ऊपर से डेमोक्रेटिक जो चीज है, वो डेमोक्रेसी का ये तोड़ने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट्स मिलकर। जिसके बाद क्या होगा कि हम लोग के ऊपर एक डिक्टेटरशिप को लादा जाएगा, जिसके बाद सरकार जैसे लोगों को कहेगी वैसे लोगों को करना पड़ेगा। अब मानिए कि हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे ना हमारे भारत देश के लोग कि कोई भी ऐसा लोग मंत्री बन के बैठ जाए, प्रधानमंत्री बन के बैठ जाए, या फिर किसी भी तरह का सांसद या फिर विधायक बन के बैठ जाए, जो लोग रेपिस्ट हो, जो लोग क्रिमिनल्स हो, या फिर जो लोग घुसखोरी करने वाले हो, करप्ट लोग हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक नेता था प्रज्वल रेवन्ना, जिन्होंने ना जाने हजारों की संख्या में महिलाओं का यौन शोषण किया था और उसकी वीडियोग्राफीज को बनाया था, जिसके बाद में अचानक से वो भारत देश को छोड़ के कहीं चला जाता है। आज अगर हम आरटीआई करके इस बात को पूछना चाहें आरटीआई से कि जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ में जो यौन उत्पीड़न किया था, उसके बाद उनकी वीडियोग्राफीज को बनाया था, वे अचानक भारत देश से कहां भाग गए और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है, इस चीज को अगर हम पूछें तो हमें इसका जवाब मिलेगा। लेकिन यही चीज जो डीपीडीपी बिल आएगा, जब हम पूछेंगे कि जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिन्होंने ये उत्पीड़न किया है, हजारों महिलाओं के साथ में यौन शोषण किया उनका, वो आज कहां चले गए हैं, या उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है उस नेता मंत्री के ऊपर, तो पता है क्या जवाब मिलेगा। ये एक व्यक्ति का निजी जानकारी है, इसीलिए हम आपको इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे देश के जो सबसे ऊपर बैठे हुए गद्दी पे एक प्रधानमंत्री है, वे कभी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, कभी कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कभी कहते हैं कि मैंने बीए कर रखी है। तो जब अगर लोग ऐसे कंफ्यूजन में रहेंगे, जनता भारत देश के, तो वो पूछेंगे, आरटीआई करेंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कहां तक पढ़ा लिखा है, तो आरटीआई उसको जवाब देगा कि कहां तक पढ़ा लिखा है या फिर कहां तक पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन वहीं पे जब डीपीडीपी बिल आएगा तो जवाब मिलेगा कि ये तो किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी का निजी जानकारी है, हम आपको इसके साथ साझा नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डीपीडीपी बिल और आरटीआई के बीच। अब आरटीआई कोई एक व्यक्ति तो है नहीं कि आरटीआई को कुछ हो रहा है तो हम लोग छोड़ दें। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो हम भारतीयों का एक अधिकार है। अगर उस पर हमला होता है तो हम सभी भारतीयों को साथ खड़े होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आरटीआई किस लिए बनाई गई थी? इसलिए ना, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने अधिकार की जानकारी को प्राप्त कर सके। आरटीआई जब कोई भी व्यक्ति फाइल करता था तो पता उसका कितना पैसा लिया जाता था? केवल 10 रुपया लिया जाता था आरटीआई फाइल करने। लेकिन अब डीपीडीपी बिल आएगा, आरटीआई को तोड़ मरोड़ के रखा जाएगा, क्योंकि आरटीआई में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता था और डीपीडीपी बिल में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि ये किसी का प्राइवेसी था, इसलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी
नहीं देंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी रिपोर्टर ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई भी ऐसी जानकारी को जुटाया है जो हमारे भारत देश के जनहित के लिए जरूरी है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में करप्शन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, और अगर इस चीज को सोशल मीडिया पे यानी कि डिजिटल फॉर्म में अगर अपलोड कर दिया जाता है लोगों को इस चीज की सूचना मिलने के लिए, जानकारी मिलने के लिए, तो सरकार अपना डीपीडीपी बिल से क्या करेगा, उसके ऊपर 250 करोड़ का फाइन ठोक देगा। तो ये देख लो कि हमारे देश के जो नेता मंत्री है वे लोग क्या करना चाह रहे हैं देश के लोगों के साथ में, कि अब सच्चाई को भी हम लोग अब सामने नहीं ला सकते हैं, सच्चाई के लिए हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, सच्चाई के लिए हम लोग खड़े नहीं हो सकते, सच्चाई के लिए हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। सो डेट इज ऑल प्री प्लान्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो भी जानकारी है वो लोगों तक ना पहुंचे, और अगर कोई जानकारी बताने का कोशिश करता है तो उसके ऊपर 250 करोड़ का फाइन ठोक दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति है वो डर के मारे वो रिपोर्टिंग करे ही ना, जो व्यक्ति है डर के मारे सच्चाई को सामने ला ही ना, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। इसलिए वो चोर चाहेगा नहीं कि उसके जो और भी चोर मौसेरे भाई हैं उसके बारे में आप लोगों को पता चले, इसीलिए आपको डराने का कोशिश किया जाएगा, आपको ऊपर 250 करोड़ फाइन ठोकने की बात की जाएगी, डीपीडीपी बिल ला करके ये किया जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि डीपीडीपी बिल में निजी जानकारी की बात कर दी जाएगी। और आपको मालूम है कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो डिजिटल चीज पे ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्यों थोप रही है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट बिल या फिर डीपीडीपी बिल। इसका कारण है कि जो सरकार है उन्होंने तो सारे चैनल्स को खरीद रखा है, जो रिपोर्टर्स होते हैं चैनल्स वाले वे लोग तो इसके गुलाम होते हैं, वे लोग तो उसके तलवे चाटते हैं बैठ करके, वो तो मोदी को अपना बाप मानते हैं, वे लोग पॉलिटिशियंस को भी अपना बाप मानते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिशियंस हो। देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर जो हमारा मुकेश चंद्राकर था जो असली रिपोर्टिंग कर रहा था उसको मार दिया जाता है, क्योंकि वो एक करप्शन को उजागर करता है, उसको जान से मार दिया जाता है। लेकिन जो हमारे देश के जो पत्रकार हैं, नेशनल रिपोर्टर्स यानी कि जो असली पत्रकार हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अपने मंच पे एक बाबा को बुलाएंगे, एक तरफ उस मौलवी को बुलाएंगे और क्या करेंगे, उनके बीच में डिबेट। आप बताइए, आप अपने धर्म के बारे में आप बताइए, आप अपने धर्म के बारे में क्लियरिफिकेशन कीजिए, लड़ाई करते रहिए, दंगा करते रहिए। क्या ये हमारे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है? हमारे देश के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में धर्म की लड़ाई होती रहे? करवाने वाला कौन है? करवाने वाला पॉलिटिशियन है, करवाने वाला यही न्यूज चैनल है जो इन लोगों को बैठा करके और धर्म की लड़ाई करवाते रहते हैं, जिससे हमारे पूरे देश के लोगों के अंदर में मानसिकता खराब होती है, धर्म और जात को लेकर के ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये लोग फूट होती रहती है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर में जो सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स है उसके अंदर में इतना हिम्मत नहीं है कि वो भारत देश की सच्चाई की बात कर सके, भारत देश के अंदर में हो रहे घटनाओं की बात कर सके, भारत देश के अंदर में हो रहे जो करप्शन है उसकी बात कर सके, जो रेप्स के मामले हैं उस पर बात कर सके खुल करके, जो रेप्स कर रहे हैं उसके मामले पे बात कर सके खुल के, जो भी हमारे अंदर में जो गरीबी चल रही है उसके बारे में बात कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसके ऊपर बात कर सकें। नहीं, ये न्यूज चैनल्स एक हिंदू मुस्लिम का एंगल खोजेंगे किसी भी चीज में और तब उसके ऊपर बैठ करके डिबेट करेंगे। यही बस इन न्यूज चैनल्स की औकात है। तो आप समझ गए कि न्यूज चैनल जो है वो क्या कर रही है। न्यूज चैनल कुछ नहीं कर रही है, वो बस जो हमारे भारत देश के जो नेता मंत्री है उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये लोग नेता मंत्री के गोद में बैठ करके और जो भारत देश के लोग हैं उनको पागल बना करके आपस में लड़वाने का काम करते हैं, ताकि भारत देश के पॉलिटिशियंस मजबूत हो सके देश के अंदर में फूट डलवा के। और ये जो इंडियन न्यूज चैनल्स है ये रास्ता होता है लोगों के अंदर में फूट डालने का। तो हमारे भारत देश के अंदर में जो लोगों के बीच में है वो सच्चाई सामने कौन ला रहा है? तो सच्चाई सामने ला रहा है सोशल मीडिया। चाहे वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसके जरिए लोगों के पास में सच्चाई सामने आती है। चाहे वो किसी वीडियो फॉर्म में हो या फिर किसी ऑडियो फॉर्म में हो या फिर वो किसी टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर वो किसी इमेज फॉर्म में हो, वो आपको सोशल मीडिया से सारी सच्चाई आपको पता चलती है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो सरकार है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही, यानी कि डिजिटलाइजेशन जो हुआ है हमारे भारत देश के अंदर में, उस डिजिटल फॉर्म में किसी भी तरह की आप जानकारी को इकट्ठा करते हो, चाहे वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, टेक्स्ट में हो, फोटो में, उन सभी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन थोपने का काम ये गवर्नमेंट करना चाहती है। क्योंकि न्यूज चैनल सच्चाई दिखाएंगे नहीं, और जो सच्चाई दिखा रहे हैं सोशल मीडियाज आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट अपने अंडर करना चाहती है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारे भारत देश के जो भी लोग हैं वे सारे कोई एक जानकारी से वंचित रहेंगे, अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, सरकारें अपनी मौज करेंगे और देश के लोग बस आपस में लड़ते रहेंगे हिंदू मुस्लिम करके। और उसको भारत देश के अंदर में क्या चल रहा है, कौन उद्योगपति हमारे भारत देश का क्या सत्यानाश कर रहा है, कौन पैसा लेकर के भारत देश से भाग रहा है, या फिर कौन सा पॉलिटिशियंस करप्शन कर रहा है, कौन सा ये जो हमारे अंदर देश के अंदर अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं,
इसका जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग अपने इसी उंगली से वोट दे करके और किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को एमपी, किसी को एमएलए बनाते हैं। तो ये पावर किसकी है? ये पावर मेरी है, ये पावर आपकी है, ये पावर एक आम नागरिक की है, ये पावर एक भारत के डेमोक्रेटिक स्वतंत्र भारत देश के लोगों की है, जो उनको वोट दे करके और उनको नेता मंत्री, एमपी, एमएलए बना रही है। और ये एमपी, एमएलए, नेता मंत्री लोग बैठ करके और क्या बनाते हैं? बिल्स। ऐसे बिल्स बनाते हैं जिससे कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है, ये लोग उन भारत देश के लोगों को गुलाम बनाने का काम करती है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम करती है। ये जो नेता मंत्री होते हैं, हमारे देश के लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखने का कोशिश करती है। तो सवाल तो हमारा ये भी रहेगा कि जो हमारे भारत देश के जो लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो भारत के अंदर में एमएलए, एमपीज बने हुए, जो सरकार चला रहे हैं, बेसिकली भारत सरकार को चला रहे हैं, उनकी इतनी सी भी औकात है क्या कि उन्होंने भारत देश के लोगों को रोजगार दिया हो अच्छा सा? भारत देश के अंदर में जो मिडिल क्लास है, उनकी रिपोर्ट्स आती है इकोनॉमिक्स टाइम में, जो बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, उनका जो सालाना जो इनकम होता है वो एवरेजली 2.5 लाख होता है। 2.5 लाख यानी 2,50,000 का एवरेज इनकम होता है एक साल का हर एक मिडिल क्लास फैमिली का। तो अब आप ये बताइए कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली जो है 2.5 लाख रुपया अगर पैसा कमा रहा है, और अगर वो किसी सच्चाई को बताना चाह रहा है, अगर वो किसी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हो, इंफॉर्मेशन तो मिलेगा ही नहीं पर्सनल बोल के, और अगर वो किसी सच्चाई को बता देगा, मानिए उसके साथ में करप्शन होता है, कोई अधिकारी करप्शन करता है, कोई नेता करप्शन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और अगर वो व्यक्ति सच्चाई को बता देगा तो उसके साथ 250 करोड़ का उसके ऊपर फाइन डाल दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि सरकार की इतनी औकात तो नहीं हो रही है कि उसको 2.5 लाख से इनकम बढ़ा करके उसका ज्यादा इनकम किया जाए, और वो 250 करोड़ का फाइन मांगती है उस लोगों से। तो इन सभी चीजों को देख करके तो बस इतना ही लगता है कि जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं उन लोगों का दिमाग फिर गया है। और हम लोग को देखना ये भी है कि जो ये डीपीडीपी बिल आने वाला है, तो इसका समर्थन करने के लिए तो बिल्कुल जो पार्टी ने इसको बनाया है वो पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऑपोजिशन पार्टी भी इसका समर्थन करेगी, या ऑपोजिशन पार्टी इसके खिलाफ खड़े होकर के इस बिल को हमारे भारत देश में आने से रोकेगी। तो हमने देखा कि कैसे डीपीडीपी बिल जो है हमारे भारत देश के सभी व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करती है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का काम करती है। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का समर्थक हो या फिर किसी पार्टी का विरोधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, बल्कि उन्हें ये देखना चाहिए कि ये बिल मेरे लिए कितना अच्छा है, ये हमारे भारत देश के लोगों के लिए कितना अच्छा है, इससे हमारे भारत देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इससे हम लोग गुलामी की ओर नहीं बढ़ते चले जाएंगे, इस चीज को देखना जरूरी है। और हमारे भारत देश के जो लोग हैं वे लोग प्रैक्टिकल कम और इमोशनल ज्यादा है, जिसके वजह से हमारे भारत देश के जो पॉलिटिशियंस है ये इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे भारत देश के लोगों की इस कमजोरी को, जिसके कारण से वे हमारे भारत देश के लोगों को मैनिपुलेट बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है और उनको अपने इशारे पे नचाने का काम करती है। और हमारे भारत देश के लोगों के इमोशनल होने के कारण जो हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस है वे लोग क्या करते हैं, वे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अशिक्षा हो गया और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, उसको साइड करके और एक जोक्स को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये रियल इशू। इसलिए इस जोक्स पे जो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए हमें एक कानून लाना जरूरी है, जैसे कि रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, ब्रॉडकास्ट बिल होगा, डीपीडीपी बिल होगा, ताकि ऐसे ऐसे बात सोशल मीडिया पे ये लोग ना बोले। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि सरकार किसी भी जोक्स को उठा करके उसका सहारा लेकर के और आपको बताना चाह रही कि इसलिए हम डीपीडीपी बिल और ब्रॉडकास्ट बिल जैसे ऐसे चीज या फिर रूल्स रेगुलेशन को इस पे डालना चाह रहे हैं ताकि ऐसे ऐसे चीज ना हो। तो मैं पूछना चाहूंगा इस पॉलिटिशियन से, इन्हीं नेता मंत्रियों की बात कर रहा हूं जो लोग अभी शासन में है, जो लोग अभी हमारे देश में रूलिंग पार्टी है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के जो नेता मंत्री हैं वे लोग कोई रेपिस्ट हैं, कोई महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कोई महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, कोई लोग गाली गलौज करते हैं जाकर के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धर्म के मुद्दे को इतना चढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं कि लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुलडोजर चला देते हैं किसी के घर पे और बाद में पता चलता है कि वो तो बेकसूर था, कोर्ट में साबित होता है वो बेकसूर था, लेकिन उसका घर वो नेता मंत्री तोड़ देता है। तो हम इस चीज को देखना चाहेंगे कि जो ऐसे ऐसे जो लोग भरे पड़े हैं इसके ऊपर वो सरकार डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती है। तो इन सभी चीजों के ऊपर भारत का जो सरकार है, रूलिंग पार्टी, ये बात नहीं कर देगा, लेकिन ये लोग बात करेंगे किस पे, इस चीज पे कि एक जोक किसी ने मारा, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए भारत के लोगों के इमोशन के साथ अभी खेलने का अच्छा मौका है जिससे कि मेरा भी काम हो जाए। यानी कि जोक को पकड़ के और उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी करेंगे कि उसने अभद्र टिप्पणी करी है, इसलिए हम रूल्स रेगुलेशन डाल रहे हैं, लोग भी खुश
लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि नेता मंत्री है वो अपना बचाव कर ले रहे हैं इस चीज से कि अब आप किसी नेता मंत्री के बारे में कोई बात नहीं बोल पाओगे, उसको अपोज नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पे आके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोप देगी। अगर हम लोग आज इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो भारत देश में जो नेता मंत्री, जो सरकार बन के बैठे हुए हैं, वे लोग हमारे अधिकारों को छीनेंगे, हमारे अधिकारों को तोड़ मरोड़ के रख देंगे और भारत के डेमोक्रेसी को तोड़ के भारत के अंदर में डिक्टेटरशिप लागू कर देंगे, यानी कि तानाशाही, यानी कि लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा, यानी कि नेता मंत्री जैसा कहेंगे लोगों को वैसा करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि आप लोग एजुकेटेड होइए, यूनाइटेड होइए, ताकि देश में कोई भी एक नेता मंत्री आए आपको धर्म में तोड़ करके और जातियों में तोड़ करके और आपका इस्तेमाल करके नेता मंत्री बन के और आपके ही ऊपर में आपके अधिकारों को छीन के अलग अलग पॉलिसीज को ना थोप दे। तो आज हमने बात की इस वीडियो में डीपीडीपी बिल के बारे में, और डीपीडीपी बिल की तरह ही एक और भी बिल है जो ब्रॉडकास्ट बिल है। उस ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो को बना रखा है, तो आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिएगा। लास्ट में उस वीडियो को ऐड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में भी पता चल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।